जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए टॉप जीके जीएस, जो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार और वीडियो को आराम से देखेंगे, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जो याद है बहुत अच्छा, जो याद नहीं है वो याद करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और आगे हम बताएंगे कि आपको कैसे आपको तैयारी करना है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। सवाल है कि लाइम जल है। आप लोग आंसर फटाफट से करेंगे। लाइम जल ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। चलिए बताइए फटाफट से। तो लाइम जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसका ये सूत्र होता है CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं या लाइम जल बोलते हैं। देखिए CaCO3 जो होता है CaCO3, ये इसका पत्थर का सूत्र है, ये जिसको संगमरमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है और विचलन कम होता है, जिसे काफ़ी दूरी से आता हुआ भी प्रतीत हो जाता है। इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखलाई पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे, हमारे पास सवाल नंबर 3 है और आप लोग को हम बता दें कि देखेंगे एनालिसिस, अगर आप पिछले क्वेश्चन जो ईयर्स पूछा गया है 2024 में, आप उठा के देखेंगे तो आपको जो है 70% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ 9-10 से ही मैच कर जाएंगे। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास है, ध्यान समझेंगे। आप चैनल में लिंक दे देते हैं, श्योर शॉर्ट, ठीक है, मैथ। ये मेरा सेकेंड चैनल है जिस पे 10th क्लास का चल रहा है और ये नया है, पुराना चैनल छोड़ दिए, न्यू चैनल पे ही चल रहा है। इस चैनल पे आप जा करके 10th क्लास का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख लीजिएगा। आपका साइंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्गम स्थान माना गया है? ठीक है, मानव का उद्गम स्थान अफ्रीका माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थोड़ा सा आवाज़ मेरा फंस रहा है, मैनेज कीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत मात्रा कितना है? याद रखेंगे, वायुमंडल में कार्बन गैस का अगर जो प्रतिशत के बारे में पूछ दिया जाए, ठीक है, तो 0.03% है। वही अगर बात कर दिया जाए, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन, ठीक है, और अन्य गैस से मौजूद है वायुमंडल में। अगली सवाल की अगर हम बात करें, हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? और एक पहले भी हम वीडियो में क्वेश्चन क्लियर करवा चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। ध्यान देंगे, ये राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम ये देखें कि जो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2-3 एग्जाम के बाद उसमें से 2-4 क्वेश्चन भी इसमें मैच करने को मिल जाते हैं। यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी क्वेश्चन आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल है कि सभी कसरूकों की एक समान विशेषता है। सभी कसरूकों की एक समान विशेषता है, क्या है? तो इसके पहले ऑप्शन हमें समझना होगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। है ना, शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित, कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, वही कंकाल या सिर, क्या होंगे राइट आंसर? याद रखेंगे तो सभी जो कसरूक होंगे उनकी सबकी विशेषता होगा कि सब में सिर होंगे। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर सवाल है, वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है, थोड़ा गला फंस रहा है। पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है पत्ती। ठीक है, ये पेड़ पौधे वाले जो पत्ती हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे। तो पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदे के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि पत्ती के किनारों के साथ, ठीक है, रंध्रों के द्वारा नहीं है। रंध्रों के द्वारा तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो किनारों के साथ पानी के बूंदे के रूप में निकलना, ये जो कहलाता है गुटेशन कहलाता है।
याद रखेंगे गुटेशन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी किसके, तो पत्ती के किनारों के साथ जो बूंदें निकलती है उसको गुटेशन। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है, याद रखेंगे किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, जिप्सम के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं। ये सभी सवाल जो है आपको 10th लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं? रिक्तिका यानी खाली स्थान को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट करें फटाफट से, नहीं तो याद कर लेंगे। याद रखेंगे टोनोप्लास्ट कहलाता है। टोनोप्लास्ट कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम को थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा भारत है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या दिया हुआ हमारे पास? MSCS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसका? याद रख, कीट मुक्त यानी जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नाम क्या है? तो MSCS है ना 1407 किस प्रजाति का यह पौधा है? याद रखेंगे ये जो प्रजाति है, ठीक है, किसका है? तो सोयाबीन का है। सोयाबीन का है जिसमें कीट मुक्त प्रजाति है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? पराध्वनि के लिए यानी प्रतिध्वनि के लिए, शून्ययुक्त तरंग के लिए, आश्रव तरंगों के लिए, रेडियो तरंगों के लिए। तो याद रखेंगे सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग है ना प्रतिध्वनि यानी परातध्वनि, यहाँ पे परा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, पराध्वनि के लिए या प्रतिध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि समुद्र में काफ़ी गहराई है, ठीक है, तो समुद्र में नीचे की वस्तु को पता लगाने के लिए वहाँ तक व्यक्ति नहीं जा सकते क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में सोनार के द्वारा जो है ऊपरी सतह से ही किरण मारा जाता है, एक रेडिएशन छोड़ा जाता है और टकरा के आता है तो पता चल जाता है कि कितनी गहराई पे कोई वस्तु है। तो इसका सोनार का उपयोग समुद्र में डूबे हुए या लुप्त पदार्थों को पता करने के लिए, गहराई पता करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। जेल मिश्रण है जेल ये आदमी को कैद करने वाला जेल नहीं, आप देखे होंगे जिसको सेटवेट बोला जाता है, जिससे इंसान जो है बाल अपना जो है सही टेढ़ा जैसा भी बना सकता है, तो जेल का प्रयोग किया जाता है। वो जेल किसका मिश्रण होता है? ये होता है द्रव और ठोस का। ऐसे तो पैक रहता है द्रव के रूप में, लेकिन यह जब वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे यह ठोस बन जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या? टंगस्टन। टंगस्टन आप लोग देखे होंगे जो बल्ब में लगा हुआ रहता है, ठीक है, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन कहलाता है। तो टंगस्टन कितनी डिग्री तापमान पर पिघलता है? याद रखेंगे लगभग ये जो है 3400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पिघल जाता है 3400 डिग्री सेल्सियस पर। यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो 3700 डिग्री सेल्सियस तक ये जलता है, इसके बाद जो है वो लगभग पिघल जाता है टंगस्टन। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि इनमें कौन सी सबसे सक्रिय धातु है? तो ऑप्शन के अनुसार सक्रिय धातु, सक्रिय वो धातु हो जाए जो किसी तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। पारा है, कॉपर है, लेड है, लोहा है। याद रखेंगे लोहा जो है इस ऑप्शन के अनुसार सक्रिय धातु है, क्योंकि लोहा को अगर आप है ना आर्द्र वातावरण में अगर छोड़ देते वायु के संपर्क में तो क्या लग जाता है? तुरंत उसमें जंग लग जाता है एकदम कच्चे लोहे में। अगला सवाल है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन जो कहलाता है क्या कहलाता है? याद रखना है ये, ठीक है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है, ऑप्शन डी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती हैं? तो देखिए वाष्पीकरण कहाँ होते हैं? पेड़ पौधे में होते हैं।
यानी उनके पत्तों से क्या निकलते हैं, वाष्प रूप में पानी निकलता है, जिससे हमें कैसा महसूस होता है। तो इतना हिंट्स कर दिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कारण आप गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपकी ठंडक महसूस होती है, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में होते रहती है जिसकी वजह से। अगला सवाल है कि एम और 4m यानी 1 और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं, ठीक है, एक समान गतिज ऊर्जा चलायमान है तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए इसकी राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो दिया हुआ कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा, तो आप लोग पढ़े होंगे, हाँ है ना। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हाफ mv² होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वेग दिया हुआ है और द्रव्यमान पता ही नहीं है। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें, एक विशेष क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल आपको 3 से 4 नंबर देखने को बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड बिहार डीएलएड में आपको पक्का पूछ दिए जाएंगे। तो याद रखिए इसकी आंसर अभी जो हम फिलहाल जानते हैं वो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद कर लेंगे, याद करने वाली नहीं है। हमें लग रहा है यहाँ पे डाटा मिस है, इसलिए हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। हम इस विशेष आपको बताएंगे, ठीक है, जब एक हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोटोपरिज में पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। जियोटोपरिज में पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। यह है गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती का बिना छोड़ दी जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। यानी भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है, यानी जो फसल में एक साल के लिए किसी भी प्रकार का फसल नहीं लगाया जाता है, तो उस रूप को क्या जाना जाता है ना, रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात करें, ये वर्तमान पार्टी के रूप में जाना जाता है, यानी अभी ही छोड़ा गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है कि संघ राष्ट्र किस, ये आपका साइंस कंप्लीट हो गया, आप चलते हैं सोशल साइंस की ओर। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। तो राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा जो बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वर्साई की संधि के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है, अललूरी सीताराम राजू कौन थे। अललूरू सीताराम लूरी, ठीक है, अललूरी सीताराम राजू कौन थे। ये थे आंध्र प्रदेश के आदिवासी के नेता थे। आगे, भोपाल त्रासदी, आप लोगों को पता होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस लीक कर गया था, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और बहुत समय तक उसका प्रभाव रहा। जो बच्चे जन्म लेते थे अब पा ही लेते थे। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, और हम अभी ऑप्शन ही आप लोग को हम बता दिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड ही लीक हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा भूकंप आया था एकदम। जारू जेरुस्की, है ना, जारू जेरुस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे, ये थे पोलैंड के। कहाँ, पोलैंड के। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। एक खाद्य फसल नहीं है, ये बताना कौन सा है। खाद्य मतलब खाने वाला, तो गेहूं को हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, कपास नहीं खाते हैं, कपास से कपड़ा बनता है। तो खाद्य फसल नहीं है कपास। तो ये तो आप ऑप्शन देकर के भी समझ के मार सकते हैं। सार्वजनिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। बिल्कुल ये तो सभी को पता होगा, और ये है सिक्किम। सिक्किम में जो है जनसंख्या कम है, और गोवा का जो है वो क्षेत्रफल कम है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और ये कल भी हम क्लियर करवा चुके थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी। G77, ठीक है, G77 की स्थापना कब की गई थी। तो G77 की स्थापना जो की गई थी यह किया गया था 1964 ईस्वी में। याद रखना होगा 1964 ईस्वी में G70 की है ना स्थापना की गई थी। आगे, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है,
याद रखेंगे, इसे जाना जाता है नारायणी के नाम से। क्या? नारायणी के नाम से। ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व किस जनगणना के अनुसार है? तो 2011, 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो ये पुराना डाटा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना था? ठीक है, ये था 1106। ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति मिलेंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 31 नंबर, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? ध्यान समझना होगा। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह धर्म की प्रधानता है। 31 नंबर सवाल का आंसर। तो देखें यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो भारत में, तो ये तो सिर्फ समझ के मार सकते हैं, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यह धर्मनिरपेक्षता का, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितना है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 32 नंबर सवाल का आंसर है। याद रखेंगे, राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो 34 है न्यायाधीशों की कुल संख्या। राणा प्रताप सागर बांध, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? यह है राणा प्रताप, जो अवस्थित है राजस्थान में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष जिसको हम सामने देख सकते हैं, ठीक है, हम वोट कर सकते हैं, ये हो गया प्रत्यक्ष। और जिसको बिना वोट के चुन लिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष होता है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा है, किसे कहा गया? 34 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड को क्या कहा गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया है। ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान की अनुच्छेद 48 के ए का संबंध है, यानी अनुच्छेद 48 के में क्या दर्शाया गया है? क्या मृदा संरक्षण बताया गया है, खनिज संपदा संरक्षण बताया गया है, जल संसाधन संरक्षण बताया गया है, या वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 है। याद रखेंगे, 48 के ए में दर्शाया गया है कि जितने भी वन्य हैं उनको या उनके प्राकृतिक संसाधनों की क्या करना? संरक्षण करना, उसके बचाव के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 के ए में। अगला, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली कौन था जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? याद रखेंगे, ये थे तिलका मांझी। क्या? तिलका मांझी। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होंगे? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? याद रखेंगे, किया गया वर्णन 40 में। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 1948 में, आपको पता होगा कि 1947 में भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। और यहाँ सवाल है, 1948 में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? 1948 में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? क्या नाम था? ठीक है, तो ये नाम जो था डाइचे, है ना, डाइचे मार्क नाम था। ऑप्शन बी। लक्ष्मी सागर झील कहाँ अवस्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में ही है लक्ष्मी सागर झील। याद रखेंगे, दरभंगा में अवस्थित है लक्ष्मी सागर झील। आखिरी सवाल देख रहे हैं आज हम लोग, ठीक है, इस टाइप का। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? और ये पहले भी क्लियर हम करवा चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और थोड़ा सा आवाज़ मेरा जो है खांसने लग रहा है, तो इसलिए आप मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ढंग से क्लास लाएंगे और मैथ का भी क्लास लाने का हम प्रयास करते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं। और 10th क्लास का आप लोग साइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ मैथ का भी, ठीक है। जो भी आप 10th क्लास का अगर आप हो गया रिवीजन छूट गया होगा तो 10th क्लास के हमारे चैनल से अवश्य ज़रूर पढ़ लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको 10th क्लास नहीं देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।